हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो ये है आज का न्यूज़। सॉरी, सबसे पहले तो ये 8 सितंबर होना चाहिए। एनीवेज, लेट मी जस्ट मेक सम चेंजेस हियर। सो आज की डेट है 8 सितंबर और ये है हमारे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी डिटेल्स। लेट मी जस्ट मेक इट व्यू एंड देन दिस या। तो जो पहली न्यूज़ है वो है IIM ड्रॉप आउट अमंग 7 हेल्ड इन ड्रग बस्ट। ये हमारे GS1 के सोसाइटी और इसकी प्रॉब्लम और GS3 के साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप इसमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि सबसे पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि 7 लोगों को धरा गया है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। किसी के पास में गांजा मिला है, हशीश मिला है और पता नहीं और भी 2-4 चीज़ें मिली है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्राइम हुआ कैसे, राइट? और क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वो हमारे काम की चीज़ है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर किए गए थे, एक्चुअली ड्रग्स ऑर्डर किए गए थे, इलीगल ड्रग्स ऑर्डर किए गए थे फ्रॉम द डार्कनेट वेबसाइट्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि डार्कनेट वेबसाइट्स है क्या। तो डार्कनेट वेबसाइट नॉर्मली आप इनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको डार्क नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। डार्क नेट यानी कि आपको VPN पे जा कर के, और इसका एन्क्रिप्शन काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो आपको VPN से कनेक्ट होकर के, और एक टॉर ब्राउज़र होता है, वहाँ से आप डार्क नेट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। बट इनका जो पर्पज़ होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डार्क नेट वेबसाइट्स विच यूजुअली आर एनक्रिप्टेड आर बीइंग यूज्ड फॉर साइबर क्राइम एंड प्रोक्योर ड्रग्स, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स ऑर्डर किए गए थे ये डार्कनेट वेबसाइट से ही ऑर्डर किए गए थे। इसके अलावा डार्कनेट पर साइबर क्राइम्स भी काफ़ी होते हैं। अगर आपको जो इलीगल वेपन वगैरह का जो सप्लाई होता है, उसके अलावा कई बार तो ह्यूमन टॉर्चर वगैरह इसका भी इशू पाए गए हैं। हैकिंग वगैरह, डेटा को सेल करना, ये सारी की सारी चीज़ें डार्कनेट पे होती है, ठीक है। तो ये तो था डार्कनेट के बारे में। अब इस वाले केस में, जो ड्रग बस्ट वाले केस के अंदर, इसके अंदर और भी एंगल पाए गए हैं, या फिर अगर यदि हम फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो इसमें ये एंगल पाए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फंडिंग के। यूजुअली इनके अंदर लीगल करेंसीज के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी से इसके अंदर पेमेंट किया जाता है, ठीक है। दो दे आर नॉट कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया, लेकिन अभी उसको कम करने के लिए उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे चाइना जैसी कंट्री के अंदर उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इसके अलावा इंडिया खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाला है, CBCD करके नाम से। उसकी फुल फॉर्म शायद सेंट्रल बैंक करेंसी, डिजिटल करेंसी करके कुछ तो है, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू चेक दैट कि जो CBCD है, वो CBDC जो है उसका यूज़ कैसे होगा, वो कैसे रिप्लेस करेगा कभी नॉर्मल करेंसी को। जस्ट एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स वाले के अंदर अगर आपने पैटर्न देखा हो, तो ये यूजुअली अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास के एरिया से इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से जो पैसा जा रहा है उस ड्रग्स के लिए, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में जो और इशू है वो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का है और एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फंडिंग का है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है ये कैसे कैसे पहुँच रहे हैं उसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल। ड्रग्स आर रीचिंग ईदर फ्रॉम फॉरेन कुरियर यूजुअली सील्ड और फ्रॉम रोड वाया नेपाल। यानी भारत के अंदर जो पुलिस का ऐसा जो अब तक रिसर्च है, उन्होंने ये बताया है कि ड्रग्स भारत के अंदर 2 तरीके से पहुंच रहे हैं। एक जो फॉरेन कुरियर कंपनीज होती हैं जो कि उसको पहले से पैक करके भेजती हैं, एक तो वो है, क्योंकि यूजुअली उनके ऊपर ये ट्रस्ट कर लिया जाता है, वो सील्ड होते हैं, इसलिए तो ये मान के चला जाता है कि कोई सही चीज़ ही भेजी होगी, राइट। क्योंकि हर से देखो, फॉरेन से बहुत सारी चीज़ें आती है और आप हर एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते हो, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उन पर यूजुअली बिलीव किया जाता है, और क्योंकि ऊपर से सील्ड होते हैं तो उन पर कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि विश्वास ज़्यादा है, कि लाइक कि हाँ ठीक है, दिस इज़ काइंड ऑफ वेरीफाइड, तो इसको अलाउ कर दिया जाता है। उसके अलावा एक और जो रास्ता है, वो जहाँ से भारत में ड्रग्स आते हैं, वो आते हैं फ्रॉम रोड वाया नेपाल। नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट होता है वैसे सबसे पहले वो नेपाल के अंदर आते हैं, और नेपाल में से, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है नेपाल का वो ओपन बॉर्डर है, और फिर वहाँ से वो सीधे वाया रोड आ जाते हैं। उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कस्टमर्स को कि आपको इस पर्टिकुलर डिलीवरी वाले ऐप से आपको ऑर्डर करना होता है। फिर वो डिलीवरी वाला बंदा उस
ड्रग के कुरियर को लेकर के फूड वगैरह के जो जो भी आप डिलीवरी मांगते हो फूड डिलीवरी ऐप पे या नॉर्मल ग्रोसरी डिलीवरी ऐप पे, वो बंदा ग्रोसरी वगैरह के साथ में आपका ये ड्रग्स का कुरियर भी लेके आता है, ऐसा पाया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है? एक तो VoIP टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, विच इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जो आप जो नॉर्मल व्हाट्सअप वगैरह पे कॉल करते हो या इंटरनेट का यूज़ करके कॉल करते हो, दीज आर इंटरेस्ट एंड हेंस दे आर सिक्योर। उसमें ये नहीं पता होता है किसने किसको कॉल किया और वो क्या बात कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो अगली टेक्नोलॉजी यानी जो पेमेंट के लिए जो यूज़, ये तो कम्युनिकेशन के लिए था VoIP, और जो पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बिटकॉइन वगैरह, ईथर, ये सब। अभी करंट लॉ जो ड्रग्स को हैंडल करता है वो क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, आल्सो नोन एज NDPS एक्ट। अगर आपको पता हो, अभी जो आर्यन के जो केस में था, शाहरुख खान के बेटे के केस में, उसमें भी NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग ही उस केस को हैंडल किया गया था। ठीक है, सो दैट्स इट प्रेटी मच इस वाले न्यूज़ के लिए। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स PM श्री स्कीम। ये हमारे GS2 पॉलिटी और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए, बट ठीक है, एनीवेज आई विल जस्ट रिमूव इट लेटर ऑन। और सोशल स्कीम वगैरह का जो है GS1 का उससे ये रिलेटेड है। तो सबसे पहले है PM श्री स्कीम है क्या? इसकी फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, दिस स्कीम इज़ टू टर्न एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स इनटू मॉडल स्कूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर रिलीज़ की गई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए PM श्री स्कीम्स को लाया गया है। ये जो स्कीम है ये 5 ईयर लॉन्ग है, फ्रॉम 2022 23 टू 2026-27। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सर्विस स्कीम करके होती है, राइट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो सेंट्रल सर्विस या सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर पूरा का पूरा सेंटर ही फंड करती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसके अंदर कुछ पार्ट यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट सेंटर पे करती है और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट से लिया जाता है। तो ये जो स्कीम है ये 27,000 रफली 27,000 करोड़ की है, जिसमें से 18,000 करोड़ जो है विच इज़ 60% अमाउंट, एक्चुअली 66% अमाउंट दैट विल बी पेड बाय सेंटर, और बाकी का जो है वो राज्यों के द्वारा, स्टेट के द्वारा पे किया जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क which will be developed for measuring key performance indicators for carrying out quality evaluation of school selected from the current academic year। यानी कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ स्कूल्स को NEP अप्लाई करने के लिए या फिर स्कूल के डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट वगैरह के लिए ही नहीं है, ये एक क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। अब क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा क्या? ये बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके, खास करके परफॉर्मेंस हो गया, या फिर कोई एक स्टेट का स्कूल बाकी और स्टेट के कंपेयर में कैसा कर रहा है, वहाँ का जो हेरिटेज है, लोकल हेरिटेज, कल्चर वगैरह है, क्या ये सब इन्वॉल्व किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है करिकुलम के अंदर, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए इसका क्वालिटी चेक किया जाएगा। ठीक है, अभी करंटली ये इसका जो देखो, इसे अभी इसमें जो इसका थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी फेज्ड मैनर में है। तो इसका एक जो कमी बोल सकते हो आप, वो ये है कि ये अभी 14,500 स्कूल्स के लिए लॉन्च किया गया है, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा देयर इज़ रफली 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया। अगर हम टोटल स्कूल्स की बात करें तो वो 15 लाख है, और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो रफली 10 लाख है। अब आप ये देखो कि 10 लाख स्कूल में से सिर्फ 14,500 स्कूलों के लिए या 14,500 स्कूल्स के लिए ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है, विच मीन्स इंडिया हैज़ टू अचीव अ लॉट और टारगेट अ लॉट। यानी कि अगर यदि हम परसेंटेज में बात करें तो दिस इज़ रफली 1.4%, दैट्स इट। तो अभी हम 1.4% स्कूल को टारगेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 5 years। So my point is that we should have a even though it is in phased manner, लेकिन we should put more resources for improving the education and school infrastructure and everything।
एक गाइडलाइन, आई डोंट रिमेंबर कि वो गाइडलाइन थी या फिर ऐसा कोई शायद ये रिकमेंडेशन था एज फार एज आई नो कि 6% ऑफ GDP शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ऐसा किया जा रहा है, बट आई थिंक इंडिया लैक्स देयर एंड इट स्पेंड्स अराउंड 2 to 3% ऑफ GDP, सो दैट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है ब्रीजर फॉर कोल प्लांट ड्रॉस एंग्विश। ये हमारे GS3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जो कोल प्लांट है, सबसे पहले हमारा जो काम की चीज़ है वो ये है कि कोल प्लांट कौन कौन से पोल्यूटेंट को रिलीज़ करते हैं। तो इसमें जो मेजर होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी। तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इतना हार्मफुल क्यों है? एक तो जब भी रेन होती है तो एक तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आप सोचो बारिश के पानी में एसिड मिल के आ रहा है या अम्ल मिल के आ रहा है, ये वाकई में डेंजरस है, राइट। सेकेंड थिंग इज़, क्योंकि देखो अम्ल मिलने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है वो गिर गया, अगर आप इसको देखो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिरता है, रेलवे की लाइन्स पे गिरता है, बिजली की लाइन्स पे गिरता है, तो वहाँ पे उससे वो रिएक्ट करके उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ा देता है ओवरऑल। और अगर हम हमारे लिए भी देखें तो ह्यूमंस के लिए भी एसिड कहीं से कहीं तक सही नहीं है, राइट। नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, एनी स्पीसीज, आप फ्लोरा एंड फोना को ये सीधे सीधे डेंजर क्रिएट करता है। तो आप देखते हैं SO2 कैन हार्म द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट। पीपल विद अस्थमा, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, आर सेंसिटिव टू दोज इफेक्ट्स ऑफ SO2। यानी कि जिनको भी SO2 है वो मोस्टली जो हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए कॉज करता है, और हमारी जो ब्रीथिंग यानी जो हमारा जो सांस लेने का जो तरीका है इसको डिफ़िकल्ट कर देता है। ठीक है, तो लोग जिनको अस्थमा, खास करके बच्चों को है, उनके लिए इशू करता है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा SO2 का एमिटर है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोल बेस्ड पावर जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी का आप ये खुद से एक बार पॉज करके इसके को पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स इट प्रेटी मच फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। इन केस इफ अगर यदि आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने कम्युनिटी के अंदर भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।